कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार लोक। नमस्कार, सलिल संदेश के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी रोजाना की तरह एक बार फिर समाचारों की समीक्षा को लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। शुरुआत दैनिक भास्कर से करेंगे। फ्रंट, सेकंड, थर्ड, ये 3 पेज विज्ञापन को समर्पित है। नवरात्र का पर्व है। भास्कर इस दौरान विज्ञापन कलेक्शन के लिए प्रख्यात है। तो शुरुआत करते हैं दैनिक भास्कर के उस पेज से जिसे खबरों के लिहाज से आज सेकंड पेज कहा जाएगा। शुरुआती खबर अच्छी नहीं है, लेकिन इसे हमारे संज्ञान में होना चाहिए कि हम कितने अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं। ये खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से है। किसी ने एक नवजात बच्चे को जंगल में फेंक दिया। इसके पहले उसके मुंह में पत्थर ठूंसे गए, होठों पर फेविक्विक लगा दी गई और फिर उसे एक गड्ढे में डाल दिया जंगल में, ऊपर से पत्थर रख दिए। इसी कहावत को सच करते हुए ईश्वर ने वहां किसी चरवाहे को भेज दिया। उस चरवाहे ने पुलिस को फोन लगाया, पुलिस आई, बच्चे को आईसीयू में भर्ती कराया गया। ईश्वर से प्रार्थना बच्चा बच जाए। और हाँ, इस तरह के कृत्य करने वाले लोग समझ लें 99.9% क्रिमिनल पकड़ में आते हैं। यदि किसी ने ये सोच के बच्चे को फेंक दिया हो कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, तो किसी भी राज्य की पुलिस हो इतनी अलर्ट तो हो गई है और इतनी एक्सपर्ट हो गई है कि वो विदिन 7 डे शायद इस मामले के आरोपी को पकड़ लेगी और फिर उनकी दुर्गति होने वाली है वो अपेक्षित है, होना भी चाहिए। जो लोग इस तरह के अमानुषिक कृत्य करते हैं उन्हें जितनी कठोर सजा दी जाए कम है। सबसे आखिरी खबर है इस पेज की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में टकराव, एक जज के फैसले पर दूसरे जज ने सवाल उठाया। ये एक बड़ा विचित्र मामला है। किसी मामले में लोअर कोर्ट का एक जज आरोपी को जमानत दे देता है, तो दूसरा जज उसकी जमानत को निरस्त कर देता है। अदालती जो डिसिप्लिन है वो ये कहता है कि जजों को एक दूसरे के कार्य पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। यह सवाल ये उठता है लोकतांत्रिक भारत में, जब जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि, सर्वोच्च सरकार, राष्ट्रपति तक के कार्यों की विवेचना की जाती है, अन्वेषण होते हैं, आलोचनाएं होती हैं, तो फिर ये अदालतें अपने को आलोचनाओं से बचाकर क्यों रखना चाहती है? क्यों बात बात पर इनके अवहेलना, मानहानि जैसे शब्द लोगों को भयाक्रांत करते हैं? उम्मीद तो यही है कि यदि आपकी कार्यप्रणाली ट्रांसपेरेंट है और कोई शक की गुंजाइश नहीं है, तो फिर न्यायालय को अपनी आलोचना से नहीं बचना चाहिए। अब दैनिक भास्कर का आज का घोषित फ्रंट, ये शायद चौथा पेज, 5वां पेज है, लेकिन पहला फ्रंट इसलिए है कि ये पहला ऐसा फ्रंट है जिसपे समाचार भी है। सेंटर न्यूज है ये। फर्स्ट लीड, सेकंड लीड के बाद सेंटर न्यूज, अखबार के बीचों बीच। मध्य प्रदेश के 2 पुलिस वाले फरार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई की बेबसी, वो बहाना तलाश रही है। मामला कुछ ऐसा है, गुना जिले का उमरी पुलिस चौकी है, ये म्याना क्षेत्र अंतर्गत आती है। यहाँ एक पारदी आरोपी को उसकी बारात से उठा लिया गया। जाहिर दूल्हे के परिवेश में रहा होगा और उसके चाचा गंगाराम पारदी, इन दोनों को उठा लिया गया। अब इसे संयोग कहें या पुलिस की जाति, जो मुख्य आरोपी था देवा पारदी, इसका नाम देवेंद्र है, इसकी मौत हो गई। आरोपी पुलिसकर्मी है, 2 पुलिस वाले इसमें आरोपी हैं, दोनों फरार हैं। पुलिस की ढुलमुल रवैये के चलते अदालत ने जांच सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई ने इनको फरार घोषित कर दिया है, ढेर सारे वारंट जारी कर दिए हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहे। अदालत को लगता है क्योंकि पुलिस का मामला है और अंततः सीबीआई भी इसी परिक्षेत्र में आती है, तो
अदालत का कहना है शायद सीबीआई चूंकि पुलिस का मामला इसलिए ढुलमुल रवैया अपना रही है और वो जानबूझ के गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो अब ताकीद किया गया है कि उन दोनों फरार पुलिसकर्मियों को पेश किया जाए। यह एक बात और कहना चाहूंगा, गुना जिला पारदियों के लिए एक ऐसा स्थान है जो उनका जन्मभूमि भी है उनकी, और एक बड़ा आश्रय क्षेत्र है। ये आश्रय क्षेत्र ज्यादातर मेरे ख्याल से बमोरी विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो ऐसे बहुत कम एनजीओ हैं, हो सकता है कुछ एनजीओ इनके नाम पर सरकारी इमदाद भी प्राप्त करते हों, लेकिन सत्यता यही है, अवेयरनेस के नाम पर पारदियों के बीच किसी प्रकार के एनजीओ की अप्रोच न्यूनतम ही है और नगण्य ही है। प्रशासनिक और शासकीय स्तर पर या फिर पुलिस के स्तर पर भी पारदियों के बीच में कोई अवेयरनेस कैंप नियमित लगाए जाते हैं, ऐसी कोई सूचना मीडिया को भी प्राप्त नहीं है। लिहाजा ये लोग क्राइम करने के लिए मजबूर रहते हैं। मजबूर शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि कई ऐसे मामले मेरे संज्ञान में आए हैं और मैंने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठकर इन मामलों को ओपन भी किया है कि पुलिस खुद कई बार सोयाबीन या गेहूं बेचने आने वाले पारदियों को क्रिमिनल केस में धर लेती है, और जो राशि वो लेके आते हैं गेहूं या सोयाबीन बेच के या अन्य फसल बेच के, उस राशि में से बहुत सारी राशि खुदबुर्द हो जाती है और बाकी राशि जब्ती में दिखा के, और जिसे आरोपी कहें या ना कहें, उस पारदी की जेब में एक कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, एक तमंचा या ऐसे कट्टा कहेंगे देसी डाल दिया जाता है, और फिर उसकी शुरुआत हो जाती है प्राथमिक पाठशाला क्राइम की। ये जिसका कोई जो फसल बेचने आया था वो पारदी जब जेल में जाता है तो जेल में मौजूद जो पारदी पहले से जो क्रिमिनल हैं वो उसको वहां पे बकायदा ट्रेनिंग देते हैं, उसे बताते हैं, बता तुझे क्या मिला खेती करके, बता तुझे क्या मिला 5वीं तक पढ़ के, पागल आना तो यहीं पे था, इसलिए अब बाहर जा और जिस थाने ने तेरे साथ में ज्यादती की है उसी थाने में बड़ी वारदात कर और पुलिस को बता दे क्या पारदी क्राइम कैसे करता है। तो ये कोई, मैं उनका महिमामंडन नहीं कर रहा हूं, अपराध का महिमामंडन करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जरायम पेशा किसी को करार दे देना और अनौपचारिक ही सही, ये जातीय समाज के खिलाफ, और मैं तो कहता हूं पारदी समाज को एक बहुत बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम की आवश्यकता है, जनता के हित में, समाज के हित में, देश प्रदेश के हित में। बहुत ज्यादा खबरों का अंबार दैनिक भास्कर में आज देखने को नहीं मिल रहा है। खबरें तो हैं लेकिन ऐसी खबरें जो समीक्षा का अंग बने, पहले एडिशन में भास्कर में सीमित रहा। ये दूसरा अंग है भास्कर का, जैसे मैंने कहा कि विज्ञापनों के चलते भास्कर आजकल 2 एडिशन में आ रहा है। तो दूसरा एडिशन का जो पहला फ्रंट पेज है इसमें एक बड़ी दिलचस्प खबर है, सभी को इस खबर को पढ़ना चाहिए, खासकर वो जो अपने आप को बहुत आधुनिक समझते हैं और शादियों के रिश्ते अब रिश्तेदारों के माध्यम से ढूंढने की बजाय ऑनलाइन ढूंढते हैं। रिश्ते से पहले पूरी पड़ताल हो रही है। भोपाल में 25 से ज्यादा डिजिटल डिटेक्टिव एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं। 6 माह में 1800 प्रोफाइलें जांची जा चुकी हैं और इनमें ये सामने आया कि जहां भी रिश्ते की बात चल रही है ऑनलाइन, वहां लड़का वाला खराब है तो वो अपने लिव इन जैसे रिश्ते छुपा रहा है, और यदि लड़की वाले गलत हैं तो वो अपने बच्चे के लिव इन रिलेशन छुपा रहे हैं। कुल मिला के ये है कि नैतिक पतन की ओर समाज है। इसे भले ही अत्याधुनिक संविधान निर्माता कुछ भी कहें, आखिर ये नैतिक चरित्र का घटियापन है, जहां लिव इन रिलेशन एक आम बात होती जा रही है। और अब हद ये है कि जब रिश्तों की बात चलती है ऑनलाइन तो इन्हें छुपाया जाता है। तो अब जो समझदार अभिभावक हैं वो जहां रिश्ता चल रहा है उस परिवार को स्कैन कर रहे हैं, किसके माध्यम से? ये डिटेक्टिव एजेंसी के माध्यम से। ये जासूस को हायर कर लेते हैं और बता देते हैं कि ये परिवार है, इसमें माता पिता है, बेटा या बेटी है, इन सबका हमें डिटेल चाहिए 1 हफ्ते के अंदर, कहाँ जाते हैं, कहाँ छींकते हैं, क्या खाते हैं, किससे मिलते हैं, जीवन शैली कैसी है, इनके विजुअल चाहिए, इनके फोटोग्राफ चाहिए, ताकि इनका बैकग्राउंड मालूम हो सके। अब एक सवाल लिव इन वालों से, यदि वो ऐसा मानते हैं लिव इन बहुत अच्छी चीज है तो छुपाते क्यों हैं भाई? यदि आपका एक सद्गुण है ये, इसमें आपको गौरव होना चाहिए, तो शादी के समय आप क्यों कहते हैं कि लिव इन नहीं है? चीख चीख के कहिए कि हम लिव इन में रहती है, देखें तो और दुस्साहस कितना शेष है आपकी अनैतिकता में। चलिए कानून है
और कानून के खिलाफ ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता, लेकिन एक पत्रकार को सामाजिक विद्रूपताओं को खत्म करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए, हो या ना हो। ये दर्द ना रहे कि मैंने प्रयास ना किया। पत्रिका पहला दूसरा पेज विज्ञापन को समर्पित है। डांडिया गरबा पहले पेज पर है। और मध्य प्रदेश शासन ने अब उड़न खटोला उतार दिया है। ये उड़न खटोला पर्यटन क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्रों में आम आदमी को सुविधाएं देगा। यानी अब डिजिटलाइजेशन तो हो ही रहा है। अब मेले हो, धार्मिक यात्राएं हो, कोई टूरिज्म का इलाका हो, औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचने की समस्या हो, तो मध्य प्रदेश शासन ने हवाई सेवा अब यहाँ उतार दी है, ताकि आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सेकेंड फ्रंट पर आते हैं पत्रिका के लीड। ये फिल्मी पुरस्कारों को लेकर है। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और मोहनलाल को दादा फाल्के अवार्ड प्राप्त हुआ है। मोहनलाल साउथ के जाने माने फिल्मकार हैं और इन्होंने देश को एक ऐसे सिनेमा से रूबरू कराया है जो पूरे भारत के लिए आदर्श हो सकता है, यहाँ तक कि बॉलीवुड भी। और ऐसी शख्सियत को यदि दादा फाल्के पुरस्कार मिलता है तो ये उनका कहना चाहिए सहज अधिकार था। और जहाँ तक शाहरुख और रानी मुखर्जी की बात है, निसंदेह दोनों की प्रतिभाओं ने मध्य प्रदेश को, देश के विभिन्न राज्यों को, पूरे देश को, यहाँ तक कि हॉलीवुड को भी अनेक अच्छी फिल्में दी हैं, सराहना के लायक। एक बड़ा मन को चुभने वाला डीसी का समाचार है इसी पत्रिका के आखिरी परिक्षेत्र में। आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है। एक बड़ा सवाल है, ना तो इस वक्त ईद है, ना मुहर्रम है, ना चेहल्लुम है, ना कोई अन्य मुस्लिम त्योहार। हाँ, नवरात्रि है। अब नवरात्रि में इस वक्त आई लव यू माँ, आई लव यू नवरात्र, ये पोस्टर दिखाई दे तो समझ में आता है। आई लव मोहम्मद समझ से बाहर है। जब कभी भी हिंदुओं के कुछ ऐसे सार्वजनिक त्योहार होते हैं जिन्हें हम घरों के बाहर मनाते हैं, कोई यात्रा निकालना चाहते हैं, कोई झांकी लगाना चाहते हैं, गरबा करना चाहते हैं, तब इससे ही हरकतें होती है। आई लव मोहम्मद, यदि ये हजरत मोहम्मद साहब की बात है तो मैं एक हिंदू होने के नाते मैं भी कहता हूँ आई लव यू मोहम्मद। लेकिन इस पोस्टर की आड़ में पथराव करना, सिर्फ तन से जुदा जैसे आधारे लगाना, दरअसल ये मोहम्मद साहब का ही अपमान है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुसलमानों को जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि हमारे मोहम्मद कैसे थे। मतलब जो इंसानियत के लिए कुर्बान हो जाने का जज्बा रखता हो, उसकी कौम इतनी बेहदा घटिया किस्म की हरकतें करेगी, ये मोहम्मद साहब ने कभी नहीं सोचा होगा। और मैं समझता हूँ मुस्लिम जो काउंसलर हैं, मुस्लिम जो समाज सेवी हैं, जो केवल अभी तक कुरान की आयतों तक सीमित हैं, उनको मुसलमान की आज की इस कौम को समझाना चाहिए। आप कब तक अपने इन घिनौने कृत्यों पर पर्दा डालते फिरोगे? कहाँ आपकी आलोचना नहीं हो रही? पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र है जहाँ आपकी आलोचना नहीं होती? कहाँ आप रहते हैं जहाँ शांति है? एक देश ऐसा बताइए। जहाँ रहते हैं वहां बमबारी है, वहां विनाश है, वहां मिसाइलें चल रही हैं। आखिर सभी खराब हैं, हिंदू भी खराब, बौद्ध भी खराब, क्रिश्चियन भी खराब, यहूदी भी खराब, यानी सारी कौमें खराब, एक मुसलमान सही है बस। मैं किसी जाति, किसी धर्म, मजहब का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ताकीद कर रहा हूं और आगाह कर रहा हूं और आह्वान करता हूं, हमें शुरुआत अपने से करनी पड़ती है। एक गायत्री मंदिर का एक बोध वाक्य आता है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। और फिर भारत जैसा देश, यहाँ पे आप इतना कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि यहाँ हम असुरक्षित हैं। यानी भारत में, हिंदू बाहुल्य देश में आप पथराव कर लेते हैं, आप आगजनी कर लेते हैं, आप हत्याएं कर लेते हैं, और इसके बाद जब आप कहते हैं आप असुरक्षित हैं, तो धिक्कार है आपकी देशभक्ति पर। चलिए, आक्रोश होता है एक जागरूक इंसान होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते। और मैं जानता हूं जो विशुद्ध भारतीय मुसलमान है, जिनके अंदर राष्ट्रवादिता कूट कूट के भरी है, इस तरह की खबरें देख के उन्हें दुख होता। क्यों? आखिर कहीं ना कहीं शर्म उनको भी आती है। पत्रिका के बाद चलते हैं नवभारत पर। नवभारत में दो परस्पर खबरें ऐसी हैं जो
अमेरिका की डिप्लोमेसी की ओर इशारा करती हैं। पहली एक खबर है, ये सेंटर न्यूज है इस अखबार की, भारत अमेरिका के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी। ये रूबियो जो विदेश मंत्री अमेरिका के, उन्होंने कहा है भारत अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण साझेदार। और दूसरे चित्र में हमारे ये उद्योग मंत्री हैं सर, हाँ व्यापार प्रतिनिधि भी है, वाणिज्य भी हैं, पीयूष गोयल, ये भी अमेरिका गए हैं। इनका भी चित्र है, इनको लेके भी खबर है, भारत अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते पर पहुंचने की उम्मीद। दरअसल देखिए, भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है, नेशन इज द फर्स्ट, और हमने किसी पर नाजायज टैरिफ लगाए भी नहीं है। कोई कहां से क्या खरीदता है इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब कोई देश ये तय करता है कि तुम किससे बात करोगे, किससे नहीं करोगे, इससे बोलोगे, इससे नहीं बोलोगे, उसके यहाँ नहीं जाओगे, पड़ोसी से बात नहीं करोगे, तो फिर ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में दखलंदाजी है। अमेरिका ऐसी करता है, लेकिन अमेरिका को ये समझ में आ रहा है वाकई में भारत एक अच्छा देश है। दरअसल भारत, कहना चाहिए ना, हम इस समय जगत गुरु रहे हैं, तो हम जगत गुरु तो हमारा एक सहज स्वभाव था, इसलिए हम बन गए, हम स्वयं नहीं बने कि जैसे वो ट्रम्प कहते फिरते हैं कि हमने इतने युद्ध रुकवा दिए, हमने यहाँ शांति स्थापित कर दी। मालूम है कितनी शांति स्थापित की इन्होंने, जहां जहां उनके कदम पड़े वहां आज भी लोग लड़कर मर रहे हैं। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, भारत जगत गुरु की कल्पना कहना चाहिए एक आकांक्षा पाले नहीं बैठा कि हमें जगत गुरु मान लो, लेकिन हाँ जगत मित्र तो हम हैं, हमारे इस दावे कोई खारिज नहीं कर सकता। और ये बात अब अमेरिका को भी महसूस हो रही है। हमने अपनी व्यग्रता में, हमने अपनी त्वरितता में और जल्दबाजी में एक अच्छे मित्र को यहाँ वहां कर दिया। तो अब बात की टेबल पर आए हैं, वार्ता हो रही है, तो भारत का रुख सकारात्मक था, सकारात्मक है, सकारात्मक बना रहेगा। शायद इसी वजह से दोबारा मामला जो है वो नॉर्मल होगा, सहज होगा, और भारत और अमेरिका एक बार फिर उद्योग समेत अन्य क्षेत्रों में एक साथ बैठेंगे और एक साथ व्यापार करेंगे, संस्कृति का आदान प्रदान होगा। इसी के साथ अब आते हैं दैनिक जागरण पर। पतंजलि ने काफी अच्छे विज्ञापन दिए, मैक्सिमम अखबारों में है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के चित्र के साथ में आज अपनी सूची जारी की है कि जीएसटी का जब स्लैब कुछ और था तब हमारे रेट कुछ और थे, और जीएसटी के डाउन चले जाने से हमारे उत्पाद भी सस्ते हो गए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि पतंजलि कोई ऑफर नहीं दे रहा है, क्योंकि जीएसटी कम है, तो जीएसटी के कम हो जाने से बहुत सारे प्रोडक्ट अब आम आदमी के अप्रोच में आ गए हैं, जीएसटी को सिरे जाता है। पटवारी, पीसीसी के प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी, इनका एक बयान है, भाजपा वोट के लिए गौ माता का नाम लेती है। ये उस सूची को लेकर है जहां गौ मांस जीएसटी के शून्य कैटेगरी में आता है, यानी कोई टैक्स नहीं है। तो उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जब गौ भक्त है भाजपा, सरकार भाजपा की है केंद्र में और प्रदेश में, तो फिर ये गाय के टैक्स पर जीरो क्यों, ये छूट क्यों? तो भाजपा की ओर से ये कड़ा प्रतिवाद आया है कि हमारे यहाँ तो गाय काटने पे प्रतिबंध है, तो फिर उसके मांस पर या गोश्त पर जीएसटी लगने का सवाल ही कहाँ होता है, या छूट होना ना होना प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है। और जहां तक गजट नोटिफिकेशन की बात है, तो कोई वर्गीकरण, कोई नोटिफिकेशन ऐसा होगा, सूची में आ रहा होगा, प्रकाशित हो गया, जो असहज भी नहीं है। क्योंकि सही बात यही है कि जब गाय का काटना ही प्रतिबंधित है, तो फिर गौ मांस में जीएसटी होने ना होने का मतलब क्या रह जाता है। लेकिन कोई लिपि त्रुटि है जिस पर बहस होनी चाहिए, और यदि वो नोटिफिकेशन में ये शब्द आया है तो ये हटे, विलोपित हो, ऐसी आकांक्षा है। एक अच्छी खबर, लेकिन दिलचस्पी भी है, आपको आश्चर्य होगा खबर को जान के, कि ब्राजील में एक नए मच्छर की प्रजाति का आविष्कार नहीं किया गया, उसे पैदा किया गया है। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भारत की ग्रंथों में, उसके पुराणों में, उसके वेदों में, उसके शास्त्रों में कुछ फैंटासी कहानियां हैं, सुनने में बड़ा मजा आता है लेकिन विश्वास नहीं होता। जैसे किसी देवता ने एक मंत्र पढ़ा और एक प्रजाति पैदा हो गई, किसी देवता ने एक कोई किसी को आशीर्वाद दिया और वो उसके संतान उसको प्राप्त हो गई। तो लोग कहते हैं ये फैंटासी कहानी, ऐसा होता है क्या? बच्चे पैदा होते हैं क्या आशीर्वाद से? कोई प्रजाति पैदा होती है क्या मंत्र पढ़ने से? लेकिन ये सब आ रहा है वापस
तो इसका मतलब ये है कि ये था भी, और भारत में जो कुछ है वो एक सनातन संस्कृति का अकाट्य प्रमाण है। हम फ्रांस का उदाहरण देते हैं। फ्रांस में ऐसे एक मच्छर की पैदावार वहां पे ईजाद की गई है। ये मच्छर अब बहुत आयात में पैदा किया जा रहा है। देखिए, अब एक तो मच्छरों से हम नफरत करते हैं, लेकिन इस मच्छर से लोगों को प्रेम है। क्यों? क्योंकि ये जो मच्छर है ये डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, ऐसे अनेक, मलेरिया, इन बीमारियों, खतरनाक बीमारियों को पैदा करने वाले मच्छर जो उनको खाएगा। तो कहते हैं ना कि आप कितने भी सुंदर हो, आपका आचरण कितना भी अच्छा हो और आपकी शक्ल कैसी भी हो, जब तक आपके गुण अच्छे नहीं है आपका सम्मान नहीं होता। ये मच्छर उसका प्रमाण है, क्योंकि ये मच्छर अब खतरनाक बीमारियों के वायरस को और उन मच्छरों को जो बीमारी पैदा करते हैं उन्हें नष्ट करने वाला है। तो इस मच्छर की पैदावार अब फ्रांस में ब्राजील में बढ़ाई जा रही है। एक इंटरेस्टिंग खबर है और दैनिक जागरण ने इसको लीड बनाया है, शायद इसीलिए। दैनिक जागरण का थर्ड फ्रंट है। इस थर्ड फ्रंट में लीड खबर है, भारत पाकिस्तान समेत 7 युद्ध रुकवाने का श्रेय हमें जाता है। ये किसने कहा है? ट्रंप ने। अब ये खबर में मैं ये टिप्पणी कर भी रहा था कि इन्हें आजकल एक शांति का नोबेल पुरस्कार करने की जल्दबाजी है। तो इन्होंने एक ठेका ले रखा है ट्रंप साहब ने कि विभिन्न देशों को बुलाते हैं, आपके यहाँ लड़ाइयाँ हैं रुकवा देंगे और बस आप हमारे लिए एक शांति नोबेल की पुरस्कार हेतु अनुशंसा कर दीजिए। और कुछ लोगों ने कर भी दी है। अच्छा, ये ग्लोबल मीडिया में दिखाई भी दे रहा है कि ट्रंप साहब के लिए जो नोबेल पुरस्कार है उसके लिए प्रायोजित मांगे की जा रही हैं। तो इन चीजों से ट्रंप साहब को झिझक तो होनी चाहिए, थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो भारत पाक के बारे में भी दावा करते हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया, जबकि भारत ने कहा है हमने नहीं माना। हमारे प्रधानमंत्री ने तो फोन तक नहीं उठाया इनका, जब उनको मालूम था कि शांति दूत बनने का बलात् प्रयास कर रहे हैं। और इससे बड़ी बात ये है कि चूंकि हमारे यहाँ का विपक्ष क्या है, सरकार की बातों पर भरोसा थोड़ा कम करता है। तो पाकिस्तान के जो गुर्गे हैं, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, गुस्से से ही सही, आक्रोश बस ही सही, अब ये मान रहे हैं कि हम तो मान जाते हैं पाकिस्तान, ये भारत ही नहीं मानता। तो शांति की बातों को लेकर हम शांति के हिमायती हैं, लेकिन कोई शांति का दिखावा करे और हमारे यहाँ आतंक को निर्यात करे तो फिर हमारा आक्रोश जायज है। ऐसी शांति हमें नहीं चाहिए। ऐसी शांति को उन्हीं के यहाँ अशांति बरपा कर ठीक करना हमें आता है। इसी के साथ आज के समाचारों की समीक्षा समाप्त होती है। मैं मोहनलाल मोदी जन सरोकारों को कितना स्पष्ट कर पाया, ये आपके लाइक, आपके कमेंट्स और आपके द्वारा वायरल किए गए हमारे कंटेंट प्रतिपादित करेंगे। आप हमारे कार्यक्रमों को देखते रहें और हम जन सरोकारों से जुड़े हुए हैं, तो आप ये माने सलिल संदेश आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करते रहें और कराते रहें। इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अनुमति चाहता हूं, कल फिर नई समीक्षा के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।